वर्ब ये वे शब्द होते हैं जिनके द्वारा हम लोग किसी काम आदि को दर्शाने, बताने, दिखाने का कार्य करते हैं। इनका परिभाषा भी उसी से बनता है कि वैसे शब्द या फिर वह शब्द जिसके द्वारा हम लोग किसी कार्य को होने के बाद क्या होता है, स्वामित्व, और तीसरा क्या होता है, दशा। किसी कार्य को करने, इसके बाद करने भी जोड़ सकते हैं इसमें, किसी कार्य को करने, होने, स्वामित्व या दशा, इन चारों को दर्शाने के लिए हम लोग जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे हम लोग वर्ब या क्रिया कहते हैं। इनका परिभाषा इसी से बनता है, इसीलिए मैंने इन शब्दों को लिखा भी है कि वर्ब वे शब्द हैं जिनके द्वारा हम लोग किसी कार्य को करने, होने, स्वामित्व या दशा का बोध करवाएं। अब देखा जाए तो वर्ब के अलग अलग कई सारे प्रकार वगैरह होते हैं। हम बारी बारी से इनके बारे में अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तो टाइप्स ऑफ वर्ब के अंतर्गत जो सबसे पहला दो वर्ब होता है वह क्या होता है, एक तो मेन वर्ब होता है और दूसरा क्या होता है, तो हेल्पिंग वर्ब होता है। तो ये मेन वर्ब साथियों हम लोग उन वर्बों को कहते हैं जिनका कि अपना रूप बनता है। अगर मेन वर्ब का देखा जाए तो प्रत्येक मेन वर्ब का 5 रूप होता है, जो कि V1, V2, V3, V4 और V5 के रूप में होता है। और हेल्पिंग वर्ब देखा जाए तो ये साथियों वे वर्ब होते हैं जो कि आवश्यकता पड़ने पर ये मेन वर्ब जो होता है V1, V2, V3 वगैरह, इनके पहले आकर के समय का बोध करवाने का काम करता है। अगर हेल्पिंग वर्ब में देखा जाए तो ये कभी कभार इसमें इज आता है, इसके बाद एम आता है, इसके बाद आर, इसके बाद ये वर्तमान काल के लिए, भूतकाल के लिए वाज आते हैं, वेयर आते हैं। इसी प्रकार से देखा जाए तो हैज आता है, हैव आता है और हेड आता है। इस तरह से और भी इनकी संख्याएं होती है। मूल रूप से यहाँ ये ध्यान रखने वाला होता है क्या कि यदि हम कोई कार्य ऐसा करें जिनमें कि मूल वर्ब हो और मूल वर्ब के पहले अगर ये वर्ब आते हैं तो ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं, अन्यथा ये मेन वर्ब होते हैं। जैसे मान लिया जाए कि हम लिखते हैं आई इट, मान लीजिए मैंगो हमने लिखा, आई इट मैंगो, मैं आम खाता हूं। तो इस स्थिति में यहां देख सकते हैं हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं। इसी को अगर लिखा जाए, मान लीजिए आई एम ईटिंग मैंगो, आई एम ईटिंग मैंगो, और लिखा जाए क्या कि आई एम ए बॉय, तो देख सकते हैं यहां जो एम आया है ये एम यहां पर मेन वर्ब के रूप में कार्य करेगा। और यहां पर जो आई के ठीक बाद जो यहां पर एम आया है ईटिंग के लिए, ये यहां पर हेल्पिंग वर्ब का कार्य करेगा, क्योंकि यह मेन वर्ब के पूर्व आकर यह समय का बोध करवाता है। अगर एम के स्थान पर अगर हम वाज को रख दे कि आई वाज ईटिंग मैंगो, तो मैं आम खा रहा था, ये सारा कुछ वही रहेगा, और लेकिन यह भूतकाल का बोध करवा देगा। तो हम देख सकते हैं कि मेन वर्ब वे होते हैं जो स्वयं कार्य में आकर के यानी कि किसी कार्य को दर्शाने का आदि कार्य करते हैं, और हेल्पिंग वर्ब वे होते हैं जो आवश्यकता पड़ने पर मेन वर्ब भी हो सकते हैं और कभी कभार हेल्पिंग वर्ब भी हो सकते हैं। फिर अब देखा जाए साथियों तो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब ये दोनों के अलग अलग अब प्रकार बनते हैं। तो पहले अगर हम देखें मेन वर्ब के बारे में, तो मेन वर्ब के बारे में हम लोगों ने पहले ही क्या देखा कि मेन वर्ब जो होते हैं वे उनके 5 रूप बनते हैं। ये क्या होता है, तो V1, V2, V3, V4 और अंतिम जो होता है ये V5 होता है। यहां ध्यान रखने वाली बात क्या है कि V1 जो होता है यह वर्ब का प्लुरल रूप होता है, ये वर्ब का प्लुरल रूप होता है, और V5 जो होता है यह वर्ब का सिंगुलर रूप होता है। फिर V2 देखा जाए तो ये वर्ब का पास्ट फॉर्म होता है, ये V3 देखा जाए तो ये वर्ब का परफेक्ट फॉर्म होता है, और ये V4 जो होता है यह अपने आप में कंटिन्यूअस का बोध करवाता है, रहा है, रहे हैं। इस अगर देखा जाए मैं एक वर्ब लेता हूं, मान लीजिए यहाँ पर गो लिया हमने, तो इसका V2 जो बनता है वह वेंट बनता है, V3 जो बनता है वह गोन बनता है, V4 जो बनता है वह बनता है आपको गोइंग, और V5 जो बनता है वह बनता है गोज। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर V1 जो होगा वह एक बहुवचन का बोध करवाएगा, सॉरी, और ये V5 जो है वह एक वचन का बोध करवाएगा। इस तरह से अगर हम इनके द्वारा वाक्य वगैरह का निर्माण करना हो तो याद कीजिए साथियों, हम लोगों ने पढ़ा था इसके बारे में क्या कि मान लीजिए कि आई ईट, मैं खाता हूं, और आपको राम के साथ ईट्स देना होगा। क्यों देना होगा, क्योंकि यहाँ पर राम जो है वह एक वचन है, तो इसीलिए सॉरी बहुवचन है, इसीलिए इसके साथ इट जो है वह बहुवचन का कर्ता आया है, और राम अपने आप में एक वचन है, इसीलिए यहाँ पर इट जो है वह एक वचन का कर्ता आया है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि मेन जितने भी मेन वर्ब होंगे
अधिकांश सभी वर्बों के मेन वर्बों के 5 रूप बनेंगे। अब आगे देखते हैं हेल्पिंग वर्ब के बारे में। तो हेल्पिंग वर्ब को क्या देखा हम लोगों ने कि हेल्पिंग वर्ब वे वर्ब होते हैं जो कि मेन वर्ब के पहले आकर, हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, तो ये वर्ब जो होते हैं ये मेन वर्ब के पहले आते हैं और पहले आकर के ये क्या करते हैं, तो समय को आइडेंटिफाई करते हैं, वर्तमान को, भूत को, भविष्य को। जैसे मान लिया जाए कि आई एम ईटिंग, ठीक, इसके बाद लिखा जाए क्या कि आई वाज ईटिंग, फिर लिखा जाए क्या, मान लिया जाए कि आई विल ईट। तो आप देख सकते हैं यहां पर हर स्थिति में आई आया हुआ है, लेकिन यहां पर एम जो है यह वर्तमान का बोध करवा रहा है, वाज जो है वह भूत का बोध करवा रहा है और विल जो है वह फ्यूचर का बोध करवा रहा है। देख सकते हैं इसमें भी ईट आया है, ईट आया है, ईट आया है। इस तरह से देख सकते हैं कि इस स्थिति में ये सभी के सभी वर्ब जो है अपने आप में ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में कार्य कर रहे हैं। और देखा जाए दूसरी स्थिति में मान लिया जाए कि हम लिख देते हैं यहां पर, मान लिया जाए कि राम इज ए बॉय। तो इस स्थिति में जो इज यहां पर आया है वह राम के लिए मेन वर्ब का कार्य कर रहा है। यानी कहने का मतलब ये कि इज एम आर वाज वेयर वगैरह जो होता है वह आवश्यकता पड़ने पर एक यानी कि हेल्पिंग वर्ब भी हो सकते हैं और कभी कभार मेन वर्ब भी हो सकते हैं। अब देखा जाए तो ये मेन वर्ब जो होते हैं साथियों, सॉरी, इनके 2 रूप होते हैं। पहला क्या होता है तो फिनिट, दूसरा क्या होता है तो नॉन फिनिट। तो अब यहां पर एक ध्यान क्या आप रख सकते हैं, तो फिनिट का मतलब क्या होता है, निश्चित। फिनिट का मतलब क्या होता है, निश्चित। तो यहां पर नॉन फिनिट का मतलब आप अनिश्चित कह सकते हैं, आप नॉन फिनिट का मतलब अनिश्चित कह सकते हैं। तो यहां पर क्या होता है, फिनिट वर्ब हम लोग उसको कहते हैं वैसे वर्ब जो कि सब्जेक्ट के अनुसार ही आते हैं। जैसे मान लिया जाए कि हम पढ़े हुए हैं कि यदि कभी अगर एक वचन सिंगुलर अगर सब्जेक्ट होगा तो इसके लिए हमें सिंगुलर वर्ब भी देना पड़ता है, और अगर कभी प्लुरल सब्जेक्ट होगा तो हमें इसके साथ जो वर्ब देना होता है वह भी प्लुरल देना होता है। तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि अगर एक वचन का कोई अगर मान लीजिए करता है तो उसके साथ एक वचन का वर्ब लेंगे। जैसे मान लिया जाए कि हम लिखते हैं यहां पर कि ही रीड्स, तो यहां पर इसका मतलब क्या होगा कि ही रीड्स वह पढ़ता है। और दूसरी स्थिति में नॉन फिनिट लेते हैं, मान लेते हैं हम क्या कि आई वांट टू ईट मैंगो। अब यहां पर देखा जाए तो ही के साथ ये रीड्स जो है वह निश्चित है, यही आएगा। लेकिन यहां पर आई के स्थान पर अगर हम वी लगा दे, यू लगा दे, राम ही मान लीजिए, यहां पर राम के लिए हम वाक्य बनाते हैं, मान लीजिए राम वांट टू ईट। तो देख सकते हैं यहां पर टू के बाद भी ईट आ रहा है, यहां पर टू के बाद भी ईट आ रहा है। तो इस स्थिति में ये वर्ब जो है वह अपने आप में अनिश्चितता का बोध करवा रहा है, क्योंकि यह अपने आने वाले एक वचन के लिए, बहुवचन के लिए, और हम लोगों ने इससे पहले जो आई के बारे में पढ़ा था वी यू, इसके बाद ही सी, इसके बाद राम लीजिए और एक दे लीजिए। तो इनमें से हमने क्या किया था, तो ही सी और राम इन तीनों को हमने सिंगुलर माना था, और ये आई वी यू और दे ये सब के सभी बहुवचन थे। इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक वचन के साथ आपको फिनिट वर्ब एक वचन ही लगाना होगा, लेकिन नॉन फिनिट वर्ब में ऐसा नियम कोई होता नहीं। यानी कहने का मतलब ये कि नॉन फिनिट वर्ब वे वर्ब होते हैं जो कि अपने पहले आने वाले कर्ता के अनुसार से नहीं आते हैं। अब आगे देखा जाए तो ये फॉर्म्स ऑफ ये अब फिनिट और नॉन फिनिट वर्ब जो देखा, तो यहाँ पर अब फिर से ये फिनिट वर्ब के 2 रूप होते हैं। फिनिट वर्ब के जो 2 रूप होते हैं वे क्या क्या होते हैं, तो पहला जो होता है वह होता है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, तो सकर्मक। और ये इंट्रांजिटिव जो होता है इसका मतलब क्या होता है, तो अकर्मक। सकर्मक अकर्मक क्या होता है, तो इसे हम एक वाक्य के द्वारा पढ़ने का प्रयास करेंगे। यहां पर सीधा मतलब क्या होता है, तो जब भी हम किसी कार्य को करेंगे, अगर कोई करता होगा, अगर वह किसी कार्य को करेगा तो उस कार्य को करने का कोई ना कोई फल अवश्य ही निकलेगा। जैसे मान लिया जाए कि मैं लिखता हूं, हम यहां पर मान लिया जाए कि दे गो टू मुंबई, दे गो टू मुंबई, और दूसरी स्थिति में हम क्या लिखते हैं, दे गो, मान लीजिए दे गो। तभी यहां पर दे गो टू मुंबई, तो इसका अर्थ क्या होगा कि वे लोग मुंबई जाते हैं।
और यहाँ का क्या होगा, दे गो, वे लोग जाते हैं। अन्य भी ले सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पर लिखा मैं कि आई इट, और यहाँ पर दे दिया जाए क्या कि आई इट, अब यहाँ पर ब्रेड लगाइए, ब्रेड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या कि अगर मान लीजिए दे गो टू मुंबई, अगर दे गो यानी कि वे लोग जाते हैं, अगर वे लोग जाने का कार्य करेंगे तो क्या होगा, कुछ न कुछ परिणाम अवश्य ही निकलेगा। यानी कहने का मतलब है कि वे लोग अगर निरंतर मात्रा में जाते रहेंगे तो वे लोग मुंबई पहुंच जाएंगे। इसी स्थिति में अगर मान लीजिए कि हम लोग अगर रोटी खाएंगे या फिर कोई भी अगर कार्य को करेगा, रोटी ही खाएगा, तो रोटी खाते खाते क्या होगा, ये रोटी खत्म हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये कि मैं के जो खाने का प्रभाव है वह रोटी पर पड़ेगा। लेकिन आई इट, मैं खा रहा हूं, क्या कार्य हो रहा है भाई यहाँ पे, आई रीड बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूं, तो मेरे कहने का, मेरे पढ़ने का प्रभाव ये होगा कि किताब खत्म हो जाएगी कभी ना कभी। और आई रीड, मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ रहा हूं और पढ़ने का कोई फल निकल ही नहीं रहा, तो हम कह सकते हैं यहां पर क्या कि इस स्थिति में कि अगर मैं लिखा आई रीड बुक और दूसरी स्थिति में क्या लिखा आई रीड, तो कह सकते हैं यहाँ पर रीड, रीड जो है यहाँ पर ये सकर्मक है। ये कहने का मतलब ये कि कोई सा भी ऐसा वर्ब होगा जिनके ठीक बाद कोई ऑब्जेक्ट आएगा। याद कीजिए हम लोगों ने पढ़ा था इसके बारे में क्या कि जब भी कोई वाक्य बनता है तो उसका बनावट जो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो इस स्थिति में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट में यदि ऑब्जेक्ट आए, किसी वर्ब के ठीक पहले अगर बाद अगर ऑब्जेक्ट आए, यानी कहने का मतलब कर्ता के काम का फल अगर निकले, तो इस स्थिति में जो आने वाले वर्ब होंगे वे ट्रांजिटिव या सकर्मक होंगे। और यदि कोई कार्य आदि हो और उनके बाद जो आने वाले कार्य होगा तो वर्ब आएगा ही, लेकिन वर्ब अगर किसी कार्य के रूप में कंप्लीमेंट ना करे, यानी कहने का मतलब ये कि उसका कोई फल ना निकले, इस स्थिति में जो वो हो जाते हैं वे अकर्मक हो जाते हैं। यहाँ सकर्मक अकर्मक का ज्ञान किस लिए आवश्यक होता है, तो ये आवश्यक होता है जब हम लोग वाच्य में इसका प्रयोग करते हैं, जब वॉइस बनाते हैं तो हम लोग सिर्फ उसी वर्ब का बना सकते हैं जो ट्रांजिटिव सकर्मक होता है। अगला देखते हैं इसके क्या भाग होते हैं। तो अगला क्या होता है ये, तो हम लोगों ने क्या देखा, फिनिट, यहाँ पर नॉन फिनिट वर्ब। अभी नॉन फिनिट वर्ब जो होते हैं इनके 3 रूप होते हैं। देख सकते हैं कि इट्स डोंट चेंज देयर फॉर्म्स एट एनी स्टेज। स्टेज का मतलब होता है यहाँ पर आप दशा कह सकते हैं, और एनी का मतलब कोई होता है। और यहाँ पर यानी कहने का मतलब ये अपना रूप जो है किसी भी दशा में बदलता नहीं है। जो रूप अपने कभी नहीं बदलता है उसे ही हम लोग ये कहते थे। ये इसका 3 रूप होता है। पहला क्या, तो 2 + V1, 2 + V1, इसके बाद V + ING, फिर क्या होता है तो V3 + नाउन। अब ये 2 + V1 क्या होता है, क्यों इसे नॉन फिनिट हम लोग कहे, जैसे हम लोग उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए क्या कि आई वांट टू इट, कुछ भी लगाइए यहाँ पे, आई वांट टू इट पिज्जा, मैं पिज्जा खाना चाहता हूं। तो यहां देख सकते हैं यहाँ पर कि 2 के 2 + इट आया है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर ये 2 + इट जो है अपने आप में फिनिट वर्ब है। इसी प्रकार से मान लीजिए क्या कि आई एम, यहां पर कुछ भी लगाइए, मान लीजिए आई एम फॉन्ड ऑफ स्विमिंग, स्विमिंग, तो स्विमिंग का मतलब तैरना होता है, यहाँ पर फाउंड ऑफ का मतलब होता है का शौकीन होना। तो देख सकते हैं फाउंड ऑफ स्विमिंग, यहाँ पर हमने स्विमिंग को यहाँ पर एक आदत के रूप में दिखा दिया है। तो यहाँ पर भी यानी कि वर्ब V + ING ये भी अपने आप में एक नॉन फिनिट वर्ब का कार्य कर रहा है। ध्यान रखना है कि नॉन फिनिट वर्ब जो होता है ये कभी कभार कर्ता के रूप में, यानी कहने का मतलब सब्जेक्ट कर्ता के रूप में, और ये कभी कभार कर्म के रूप में, जब कर्म के रूप में आता है तो इसे हम लोग कंप्लीमेंट भी कहते हैं, हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। और तीसरा क्या होता है तो V3 + नाउन। V3 + नाउन क्या होता है, तो इसमें जैसे मान लीजिए कि ब्रोकन, तो ब्रोकन के साथ कुछ भी लगाइए, मान लीजिए ब्रोकन ग्लास यानी कि टूटा हुआ शीशा, मान लीजिए पेंटेड, कुछ भी लीजिए, मान लीजिए पेंटेड बुक, पेंटेड साड़ी, पेंटेड मान लीजिए वॉल, इस तरह से। तो अब यहां पर अगर देखा जाए तो आप इन शब्दों को IVU किन्हीं के साथ प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर लिया जाए, मान लिया जाए तो यहां पर दे लुक ब्रोकन ग्लास। इसी प्रकार से बना सकते हैं आई लुक दीजिए, यहां
आई लुक ब्रोकन ग्लास, राम लुक्स ब्रोकन ग्लास, ही लुक्स ब्रोकन ग्लास। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि दे, आई, राम वगैरह बदल रहे हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर हर स्थिति में आप ब्रोकन ग्लास या फिर इस तरह से कुछ भी, कोई भी वर्ब लीजिए, वर्ब का तीसरा रूप बनाइए और उनके साथ नाउन जोड़ दीजिए, तो इस स्थिति में जो वो होगा तो वह फिनिट का कार्य करवा देगा। अब क्या देखते हैं कि ये जो फिनिट वर्ब होते हैं इनके फिर से अब 3 रूप हो रहे हैं। अब क्या है, इट आल्सो हैज 3 काइंड्स, दे आर। अब क्या क्या है ये देखें, तो काइंड्स ऑफ नॉन फिनिट वर्ब, तो ये 3 होते हैं। क्या क्या, तो इनफिनिट वर्ब, टू प्लस गो, फिर ये जिरंड होता है, जिरंड जो होता है वह टू प्लस गो होता है, और ये क्या होता है, तो पार्टिसिपल वर्ब। ये पार्टिसिपल वर्ब क्या होता है, तो ये किसी यानी कि किसी वाक्य आदि के अंतिम अंत में आकर के या ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि टू इनफिनिट जब वर्ब बनता है तो टू गो लाफिंग, इट्स कम टू द मिडिल ऑफ द सेंटेंस। यानी कहने का मतलब ये कि ये जो टू गो और टू ये लाफिंग जो होता है यह किसी वाक्य के बीचों बीच में आता है, लेकिन यह नॉन फिनिट होता है, अपने रूप को वह चेंज नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए क्या कि आई वांट टू गो, आई वांट टू गो होम, दे वांट टू गो होम, राम वांट टू गो होम। इसी प्रकार से लाफिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, देख सकते हैं यहाँ पर यह लाफिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, तो यहाँ पर लाफ को हमने एक सब्जेक्ट बना दिया है। तो इस स्थिति में यह कह सकते हैं कि ये नॉन फिनिट वर्ब का कार्य करेगा। इस स्थिति में आप किसी के लिए ले सकते हैं आप, तब मान लीजिए क्या कि लाफिंग इज गुड एक्सरसाइज, लाफिंग इज गुड फॉर हेल्थ, इस तरह से। फिर जिरंड जो होता है ये टू प्लस गो, इसी प्रकार से ये भी होता है, लेकिन ये इट कम्स टू ए सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस। जब ये इनफिनिट वर्ब के रूप में जब इस रूप में आता है तो ये बीच में आता है, और इस स्थिति में क्या होता है, वाक्य इसी के द्वारा शुरू होता है, यानी कि इट कम टू ए सब्जेक्ट ऑफ ए वाक्य। जैसे मान लीजिए क्या कि टू वॉक इज एन एक्सरसाइज। तो यहां पर बोध क्या करवाएगा कि टहलना एक व्यायाम है, ऐसा वॉकिंग इज एक्सरसाइज, टहलना एक व्यायाम है। इस तरह से कोई भी टू प्लस गो के साथ अगर आप वर्ब को रख देते हैं तो वह जिरंड का बोध करवा देगा। जैसे मान लीजिए क्या कि टू ईट गुड फॉर हेल्थ, टू ईटिंग इज गुड फॉर हेल्थ। इसी प्रकार से टू प्ले इज गुड फॉर हेल्थ या फिर प्लेइंग इज गुड फॉर हेल्थ। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि स्थिति में टू वॉक जैसे लिए था हमने, इसी प्रकार से अन्य को भी हम यहाँ पर ले सकते हैं। फिर ये पार्टिसिपल्स वर्ब जो होता है इट्स कम टू ए पैलेस ऑफ ऑब्जेक्ट। यह क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट बनकर के आता है। जैसे यहाँ पर अगर देखा जाए इसके लिए एक उदाहरण लीजिए, मान लीजिए कि आई वांट टू गो होम, तो यहां देख सकते हैं टू गो। यहां पर ये भी रख सकते थे कि आई वांट गोइंग होम, तो यहां पर ये बीच में आ रहा है। फिर दूसरा लीजिए, मान लीजिए क्या कि टू इट इज गुड फॉर हेल्थ, टू इट इज गुड फॉर हेल्थ, यानी कि खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। और आप ये भी दे सकते थे कि ईटिंग इज गुड फॉर हेल्थ। फिर ये पार्टिसिपल्स के जब रूप में आता है तो ये किसी का ऑब्जेक्ट बन करके आता है। जैसे मान लीजिए क्या कि आई सॉ, मान लीजिए आई सॉ ए लाफिंग गर्ल, मैंने एक हंसती हुई लड़की देखा था, लाफिंग गर्ल। देख सकते हैं ये यहाँ पर सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट के रूप में है। तो इस तरह से जैसे हम लोगों ने ये टू गो देखा, यानी कि टू गो, लाफिंग, भित्री, इन तीनों को अगर हम किसी वाक्य के ऑब्जेक्ट के रूप में लेंगे तब ये पार्टिसिपल कहलाएगा। जिस तरह से नॉन फिनिट वर्ब के 3 रूप हो गए, क्या क्या, तो एक इन्फिनिट वर्ब, एक जिरंड और एक पार्टिसिपल। ये तीनों वास्तव में साथियों ध्यान रखना है क्या, ये तीनों होता एक ही है। ये फर्स्ट स्थिति में होता है टू प्लस वर्ब, और तीसरा स्थिति में क्या हो, दूसरा स्थिति में क्या होता है, तो टू प्लस भी प्लस आईएनजी। फिर क्या होता था, तो भी3 प्लस नाउन।
तीनों स्थिति में अगर ये बीच में आएगा तो इन्फिनिट कहलाएगा, अगर ये किसी वाक्य के शुरू में आएगा तो ये जिरंड कहलाएगा, और वाक्य के अंतिम में आएगा तो ये पार्टिसिपल कहलाएगा। अब देखते हैं इनके अगले कुछ विशेष चीजों पे। तब क्या इसके बाद तो हम लोगों ने पहले ही चर्चा किया था कि वर्ब के दो प्रकार हुए थे, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। फिर क्या देखा हम लोगों ने कि मेन वर्ब के तीन रूप हो गए थे। पहला मेन वर्ब का दो रूप बना था, क्या क्या बना था, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, फिर फिनिट, इनफिनिट लिए थे। फिर क्या देखा था, फिनिट वर्ब के तीन रूप हो गए थे, जिरंड हो गया था, पार्टिसिपल हो गया था, और एक नॉन फिनिट हो गया था। अब क्या देखते हैं कि टाइप्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब के यहाँ पर दो रूप होते हैं। पहला क्या होता है, एक्जुअलरी, दूसरा क्या होता है, मॉडल वर्ब। अब देखिए साथियों, हम लोग एक्जुअलरी वर्ब उसको कहते हैं जिनका हम लोग प्रयोग दो प्रकार से कर सकते हैं। पहले जैसे मान लीजिए क्या कि आई एम ए बॉय, दूसरा में लीजिए क्या कि आई एम ईटिंग। तो यहां क्या देख सकते हैं, तो इस स्थिति में एम जो आया है वह मेन वर्ब के रूप में आया है, एम भी मेन वर्ब। और यहां पर आई एम ईटिंग, यहां पर मैं खा रहा हूं, यहां पर एम जो आया है यह किस चीज के लिए आया है, तो यह एच भी, दैट मीन्स ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया है। लेकिन मॉडल वर्ब जो होता है, यानी कहने का मतलब यह कि एक्जुअलरी जो होते हैं वे आवश्यकता अनुसार हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों ही बन सकते हैं। लेकिन साथियों ये मॉडल वर्ब जो होता है, यह इसका तो सबसे पहला गुण ये होता है कि ये, माफ कीजिएगा, ये स्वतंत्र कभी आता ही नहीं, ये स्वतंत्र कभी आता नहीं। ये मॉडल वर्ब जब भी आता है तो यह अपने साथ ये मेन वर्ब के ठीक पहले आता है। ये मॉडल वर्ब जो होता है ये मेन वर्ब के ठीक पहले आता है, और इनकी जो संख्या होती है वह निश्चित होती है। जैसे मान लिया जाए कैन, कुड, मे, माइट, शुड, डेयर, इस तरह से जो अन्य भी होते हैं ये मॉडल वर्ब के रूप में आते हैं। अब क्या इसके बाद हम लोग यही देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब सम टाइम एज एक्ट एज ए मेन वर्ब, अब सम टाइम एज एक्जुअलरी वर्ब। देख सकते हैं यहाँ पे कि इस स्थिति में आई एम ए बॉय, यहाँ पर एम मेन वर्ब है, और आई एम ईटिंग, यहाँ पर एम जो है वह हेल्पिंग वर्ब है। यानी कहने का मतलब ये कि यदि ये किसी वर्ब के ठीक पहले आएगा तो इस स्थिति में यह एक्जुअलरी के रूप में कार्य करेगा, हेल्पिंग वर्ब के रूप में कार्य करेगा, और अगर यह बिना किसी वर्ब के आएगा तो यह मेन वर्ब का कार्य करेगा। इसमें इज, एम, आर, वाज, वेयर सभी के सभी होते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर मॉडल वर्ब के बारे में। तो हम लोगों ने क्या देखा कि मॉडल वर्ब वे वर्ब होते हैं जो कि किसी वर्ब के ठीक पहले आते हैं। मॉडल वर्ब जो होता है वह किसी वर्ब के ठीक पहले आता है। जैसे उदाहरण के तौर पर ले लिया जाए क्या कि आई वांट टू प्ले, फिर मान लीजिए यहां आई वांट टू प्ले, यहां हमने जिरंड वर्ब का प्रयोग कर लिया है। यहां लीजिए आई कैन प्ले, फिर मान लीजिए यू मे गो, कि आप जा सकते हैं। तो देख सकते हैं यहां पर क्या कि यहां पर मे से पहले गो, मे के ठीक बाद गो आया है, यहां प्ले के ठीक पहले कैन आया है। इस तरह से यहां जो मॉडल वर्ब है उनकी यहां पर कुछ निश्चित संख्याएं दी गई है। तो क्या है यहां पर, तो वी कैन नॉट यूज देम विदाउट हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब विदाउट मेन वर्ब, ये गलती लिखा हुआ है। हम लोग इसे बिना मेन वर्ब, यहाँ हेल्पिंग वर्ब ना होकर के यहाँ पर क्या होगा, मेन वर्ब होगा। हम इसे बिना मेन वर्ब का इसका हम लोग प्रयोग कर ही नहीं सकते हैं। और इनके जो संख्या है वह निश्चित है। यहाँ देखा है तो कैन का मतलब सकना होता है, मे का मतलब भी सकना होता है। लेकिन कैन में थोड़ा सा अंतर ये होता है कि हम लोग कैन का प्रयोग वहां करते हैं जब हम किसी कार्य के लिए 100% श्योर हो, और यदि किसी थोड़ा सा भी अगर उसमें सस्पिशन हो तो हम मे का प्रयोग करते हैं। वैसे देखा जाए तो मे का प्रयोग हम लोग किसी संभावना को दिखाने के लिए, और कैन जब संभावना अधिक मात्रा में होती है तो इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिएगा कि आई कैन ईट 5 ब्रेड, मैं 5 रोटी खा सकता हूं। और दूसरी स्थिति में मान लीजिए क्या कि राम मे ईट 5 ब्रेड, क्यों, तो राम 5 रोटी खा सकता है कि नहीं खा सकता यह राम पर निर्भर करता है। लेकिन मैं अगर खुद से बोलता हूं तो यह मुझ पर निर्भर करता है। तो यहां पर राम में जो है कुछ न कुछ आपको कह सकते हैं 100% आप श्योर
नहीं है। तो जहां पर आप 100% श्योर रहिए वहां पर आप कैन का प्रयोग कीजिए, और जहां पर सस्पिशन हो तो वहां पर मे का प्रयोग कीजिए। ये कैन का साथियों पास्ट फॉर्म जो होता है वह कुड हो जाता है, और मे का जो होता है वह माइट हो जाता है। तो यहां पर जैसे मान लीजिए कि मैं कैन, मान लीजिए कि मैं खा सकता था तो आई कुड इट। अब मान लीजिए राम खा सकता था तब राम माइट इट। वुड का प्रयोग हम लोग करते हैं भविष्य में किसी संभावना को दिखाने के लिए, जैसे मान लीजिए क्या कि इट वुड रेन, वर्षा हो सकती है। फिर देखा है तो इट वुड रेन, रेन का मतलब वर्षा होना होता है, वह अपने आप में एक वर्ब है और ये वुड पहले आएगा। फिर शुड जो होता है इसका मतलब चाहिए होता है। फिर मोस्ट का जो मतलब होता है वह अवश्य चाहिए होता है, और मुस्ट का मतलब होता है यहाँ पर भी अवश्य होता है। यानी कि मान लीजिए, और ये मुस्ट शब्द जो होता है ये साथियों हम लोग खास करके दूसरे व्यक्ति को हम लोग निर्देश देने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए यू मस्ट रीड, तुम्हें अवश्य पढ़ना चाहिए। इसी प्रकार से यू मोस्ट वेलकम, तुम्हारा आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर शुड का मतलब यहाँ पर चाहिए होता है, पर खास करके ये ध्यान रखना है साथियों, हमने इसके लिए पर्सनल, कैन, में वगैरह का प्रयोग जो होता है इनके लिए मैं पर्सनल आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। यहाँ पर आप बस इतना ध्यान रखें क्या कि मॉडल वर्ब हम लोग उसे वर्ब कहते हैं कि जिस वर्ब को हम लोग अकेले प्रयोग नहीं कर सकते। जब भी मॉडल वर्ब का प्रयोग करेंगे तब पहले हम लोग इसके साथ कोई मेन वर्ब लेंगे, और मेन वर्ब के बाद तब हम लोग क्या लेंगे तो मॉडल वर्ब लेंगे। जैसे मान लीजिए आई कैन गो, यहां लीजिए आई कैन गो, राम मे गो, ही माइट कम, यू कुड गो, इट वुड रेन। इस तरह से मान लीजिए दे शुड गो, हैव यू डेयर टू फाइट, डेयर का मतलब हिम्मत करना होता है, हैव यू डेयर टू फाइट, क्या तुम्हें हिम्मत है, तुम लड़ सकते हो। शुड का मतलब चाहिए होता है, मान लीजिए यू शुड गो होम, यू शुड इट फ्रेश फूड। तो देख सकते हैं इट के पहले यह आ रहा है। इसी प्रकार से मोस्ट वगैरह में भी इसी प्रकार से आएगा। जैसे मान लीजिए यू मस्ट लर्न, यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, ठीक है। इसी प्रकार से मोस्ट का मतलब अवश्य चाहिए होता है, मोस्ट का मतलब कई बार अधिकांश भी होता है, लेकिन मॉडल वर्ब के लेंगे तब मोस्ट का मतलब यहाँ पर अवश्य होता है। बढ़ते हैं इसके अगले वाले भाग में, तब क्या होता है इसका ओवरव्यू ले लेते हैं हम लोग साथियों। तो क्या देखा हम लोगों ने, वर्ब जो थे वे 3 प्रकार के हम लोगों ने मूल रूप से इसको कैटेगराइज किया। पहला क्या था तो मेन वर्ब। ये मेन वर्ब 2 प्रकार के थे, फिनिट वर्ब और नॉन फिनिट वर्ब। तो फिनिट वर्ब किसको कहा था हमने, जो कि सब्जेक्ट के अनुसार आता है। नॉन फिनिट किसको कहा था, जो सब्जेक्ट के को फॉलो नहीं करता है, अपना स्वतंत्र किसी भी वाक्य के बीच में पहले आदि आकर के यह अपना मतलब आदि बता सकता है। फिर हेल्पिंग वर्ब क्या देखा, ये 2 तरह का था, एक एक्सुलरी था, एक मॉडल वर्ब था। तो हम लोग एक्सुलरी उसको कहे थे जो आवश्यकता अनुसार मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों बन जाता है, और मॉडल वर्ब हम लोगों ने उसको कहा था जो कि जब भी आएगा तो किसी न किसी मेन वर्ब के पहले आएगा। जैसे मान लीजिए कैन गो, मे इट, इस तरह से अन्य भी ले सकते हैं। फिर फिनिट वर्ब के बारे में क्या देखा था, ये 2 प्रकार के होते थे, सॉरी 2 प्रकार के ही थे। एक पहले क्या था तो टू प्लस गो, और दूसरा क्या था एक तो वर्ब प्लस आईएनजी। ठीक, तब क्या होता है तो ये जब फिनिट वर्ब होता है तो ये क्या क्या हो सकता है, ये ट्रांजिटिव हो सकता था, वो इंट्रांजिटिव हो सकता था। क्या देखा था हम लोगों ने, ट्रांजिटिव हम लोग किसको कहते थे, ये सकर्मक होता था, यानी कि जब भी कर्ता किसी कार्य को करेगा तो कर्ता के कार्य का फल कुछ ना कुछ अवश्य ही निकलेगा। अगर फल निकलेगा तो वह वर्ब जो होगा वह ट्रांजिटिव कहलाएगा। और अगर कोई कर्ता किसी कार्य को करेगा लेकिन कर्ता के कार्य का कोई फल नहीं निकलेगा, इस स्थिति में जो आने वाले वर्ब होंगे वे इंट्रांजिटिव कहलाएंगे। जैसे मान लिया जाए कि आई इट ब्रेड, BREAD, और मान लिया जाए दूसरी स्थिति में आई इट, तो यहां पर खाने का प्रभाव निकलेगा, रोटी समाप्त हो जाएगी। लेकिन यहां पर आई इट मैं खाऊंगा, क्या होगा, कुछ नहीं। यहां पर इट जो है वह क्या है, कह सकते हैं तब इंट्रांजिटिव है, और यहां पर इट जो है वह क्या है, ट्रांजिटिव है। आशा करता हूं साथियों यह आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।